या तो 11th बर्बाद करके आ रहे हो या तो 11th को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है 11th को बर्बाद करने का? तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन है 11th को बर्बाद करने का, दैट इज फोकस ऑन गेम्स लाइक पबजी खेलना, मिनी मलेशिया खेलना, कभी वीपीएन लगा के, कभी बिना वीपीएन के, बहुत सारी गेमों के पीछे भागना। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है सोशल मीडिया को ना छोड़ना। तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है रील्स। सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा बच्चों ने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है, जिसमें से तुम भी एक हो। तभी आज तुम इस वीडियो के ऊपर तुमने क्या किया है, क्लिक किया, इस वीडियो को तुम देख रहे हो, क्योंकि तुम उसी इंसानों में से हो जिसने अपनी 11th को बर्बाद किया है या तुम 11th को बर्बाद कर रहे हो। तो उसमें सबसे बड़ा रीजन रील्स, चैटिंग। बट नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर तुम्हारी 11th बर्बाद हो रही है या 11th तुम्हारी बर्बाद हो गई है। तुम्हें पता है 11th से पहले जिंदगी बहुत ज्यादा आसान होती थी। अगर हम 10th के बोर्ड को निकाल दें, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो ड्रॉपर्स बैच के होंगे, मे बी उन्होंने 10th ऑनलाइन ही दी होगी, मे बी कुछ एग्जाम्स ही ना हुए हों कुछ बच्चों के। लेकिन अगर हम 10th को निकाल दें तो 11th से पहले हमारी लाइफ कैसी थी? बहुत ईजी लाइफ थी। सिर्फ एक वीक पहले, एक वीक सिर्फ 4-5 दिन पहले पढ़ के हम क्या करते थे, तैयारी कर लेते थे और आराम से अपने फाइनल एग्जाम्स में पास हो जाते थे। इवन बहुत सारे बच्चों के अच्छे खासे नंबर भी आ जाते थे अगर हम मान लो हम एक वीक या एक महीना पहले भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसको पढ़ना शुरू करें। लेकिन बट नाउ इन 11th और 12th कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11th अभी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th कर रहे हैं जिनका अभी 11th उनकी बर्बाद हो चुकी है। यू फील समथिंग, आपको कुछ समथिंग फील हुआ, तभी आपने इस वीडियो को है ना यार नहीं भाई अब 11th तो बर्बाद हो चुकी है, अब आगे का प्रोसीजर क्या? तुम्हें पता है 10th के बाद हमारे पास एक लाइफ के अंदर एक नया ऐसा मोड आता है जहाँ पे हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है। या तो हमें आर्ट्स में जाना होता है, कॉमर्स में पीसीबी या पीसीएम में जाना होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम वाले होंगे। तो पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता मैं पीसीबी ले तो रहा हूँ, पीसीएम ले तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं करूंगा क्या? बहुत सारे बच्चों को 10th के बाद पता ही नहीं होता कि नीट और जेई जैसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है हमारी जिंदगी के अंदर, और उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, क्यों हम वो एग्जाम्स देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें उस चीज के बारे में पता चलता है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, ये एडमिशन के लिए होता है, आईआईटी जाना होता है, एम्स जाना होता है, तब तक बहुत ज्यादा टाइम जो है वो निकल चुका होता है, जैसा आपका भी निकल चुका है। और अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, किस राह के ऊपर जाऊं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जरूरी है, 12th भी जरूरी है, 11th भी जरूरी है। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं कि करूं तो एक्चुअल में करूं क्या? तुम्हें पता है एक होता है खुद की लगन से खुद के लिए पढ़ना, खुद के गोल को लेकर, नहीं यार मुझे वो चीज चाहिए। एक होता है सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ना कि मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, मेरी मार्कशीट है, मेरे पास 95% मार्क्स है, 90% मार्क्स है। दैट डज नॉट मैटर इज कि आपकी लाइफ के अंदर आपका टारगेट क्या है और आपका गोल क्या है, ना कि ये दिखाना कि मेरे पास 50% वाली मार्कशीट है या फिर मेरे पास 90% वाली मार्कशीट है। ये जिंदगी में तुम्हारे लिए कहीं पे भी मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट ही फिक्स नहीं है, तभी तुम इस टाइम पे इस सिचुएशन के अंदर जो है वो फंसे हुए हो। तुम्हें पता है तुम्हारी 11th का सबसे बर्बाद होने का कारण क्या है? एक कारण तो मैं तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा कारण पता क्या है तुम्हारी 11th को बर्बाद करने का? सडनली 11th में आके आपको एक स्ट्रीम चूज करनी होती है। कुछ बच्चे अपनी इच्छा से स्ट्रीम चूज करते हैं, कुछ पेरेंट्स के कहने पे करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे अपनी स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड आर्ट्स ले रहा है, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड पीसीबी ले रहा है, तो मैं भी पीसीबी करूंगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, मार्च में एक तो हमारे पास 10th का एग्जाम हमारे खत्म हो जाते हैं। 10th में मार्च अप्रैल ले लो, मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं 10th के हमारे एग्जाम फिनिश होते हैं, एग्जाम फिनिश। तो यहाँ पे हम क्या होते हैं आजाद परिंदे की तरह क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। भाई बोर्ड दिए हैं, अब तो नहीं पढ़ूंगा, अब तो मैं 2 महीने की ब्रेक लूंगा, मैं तो वेकेशन पे जाऊंगा, मैं तो 15 दिन स्कूल ही नहीं जाऊंगा। तो वही अप्रैल से लेके आपका जो मिड टर्म आता है 11th का वो सितंबर में होता है। तो इनके बीच में कितने मंथ्स का गैप होता है? 5 to 6 मंथ्स का गैप होता है। 5 to 6 मंथ्स का जो होता है आपके पास गैप होता है। तो ये जो 5 और 6 मंथ्स का गैप है ना, यही आपकी जिंदगी बर्बाद करने का सबसे मेन रीजन बनता है। सबसे पहला मेन रीजन आपका ये है, दूसरा मेन रीजन ये आपके 5 से 6 महीने जो आपने आजाद परिंदे की तरह कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, कभी फोन में कभी चैटिंग में, कहीं पे भी जो 6 महीने अपने बर्बाद किए हैं ना, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनसक्सेसफुल पाथ था। इन 5 से 6 महीने में आपने क्या किया? 2 महीने 2 मंथ्स आपने बोला कि भाई मैं बोर्ड्स दिया हूं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अब क्या हो जाते हो, लाइटली ले लेते हो अपनी स्टडी को, लाइटली। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, जब 2 महीने के बाद आप बुक्स उठाते हो इसकी, पीसीबी की,
या पीसीएम की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तब आपको समझ ही नहीं आता भाई ये इसमें हो क्या रहा है, ये फिजिक्स में क्या चल रहा है, ये न्यूमेरिकल क्या चीज़ होती है, ये डेरिवेशंस क्या चीज़ होती है, कुछ भी नहीं पता होता इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपका कंसेप्ट रहेगा, क्या आपका कंसेप्ट रहेगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक है, डेरिवेशंस कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशंस ही नहीं लिखनी आती, अटेम्प्ट ही नहीं करना आता पेपर, डेरिवेशंस कैसे करनी है, मैथ्स में फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पूरा ये जो आपका सिलेबस होता है वो 10th से टोटली चेंज होता है, 10th टोटली चेंज, इतना तो आपको फील हो ही गया होगा। टोटली मैं चलो नहीं कहता, फिर अपना 50 to 70% तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज होता ही होता है जब आप 11th के अंदर पैर रखते ही रखते हो। तो 2 महीने आपने अपने लाइटली लेके गुजार दिए, 2 महीने आपने बुक्स को समझने में निकाल दिए, 4 महीने आपके वेस्ट हो गए 6 में से। तो 1 महीने के बाद आपके क्या होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। तो आपको समझ ही नहीं आती कि ये जो 4 महीने मेरे पिछले गुजरे हैं, वो सारे के सारे जो आपके 4 महीने गुजरे हैं वो आपके डिस्ट्रैक्शन में गुजरे हैं। तो 1 महीने के बाद अगर आपके जो है एग्जाम भी होगा ना मिड टर्म के अंदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको फर्क पड़ा भी नहीं होगा, आपको अपनी खुद की कंडीशंस पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो 4 महीने की तरफ खुली आज़ादी की तरह जीना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, कि कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ फोन चलाओ, उठो, सो जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। चलो अब जैसे तैसे हमारे जो है मिड टर्म भी निकल गए। अब आता है हमारे पास दिसंबर का महीना। कौन सा? दिसंबर का महीना, दिसंबर का मंथ, जहां पे बहुत सारे बच्चों को जाके एक्चुअल में पता चलता है कि नीट और जेई जैसा भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चों को, मैं नहीं बोलूंगा कि हर किसी बच्चे को बताऊंगा, 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि नीट और जेई जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कोई नाम की चीज होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉर्म फिल करते हैं जो बिना तैयारी के फॉर्म फिल करते हैं, सिर्फ अपना लक आजमाने के लिए। ये क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि नीट जेई की क्या वैल्यू है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस लिए होता है। बस उसने बोला भर दो, मैंने भर दिया फॉर्म। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या स्कोर रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं नीट और जेई के। जो कि जेई वाला नॉन पीसीएम के लिए होता है और पीसीबी वाले बच्चों के लिए होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में इसकी प्रेपरेशन कर रहे होंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब उनसे हमें पता चलता है यार ये तो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये बंदा स्कूल नहीं आ रहा है। ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, उसका फोकस उस पर ज्यादा है। तब हमें जाके इन सब चीजों का पता चलता है। तब भी हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलो अब हम इस कंडीशन के अंदर फंस ही गए हैं, तो नो डाउट मैं ये नहीं बोलूंगा कि यू आर नॉट ए टॉपर, नो डाउट यू आर ए टॉपर। आप बेशक आप अपनी क्लास में टॉपर रहे हो, 90% वाले बच्चे हो, आप 95% वाले बच्चे हो, 85% वाले बच्चे हो। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता ही आता है और कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जहाँ पे हम हर इंसान, हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो फंस ही जाता है। बट इट डज नॉट मीन कि उसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो नाउ बट जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि बट नाउ व्हाट वी डू, अब एक्चुअल में हम करें क्या, कि हम इस कंडीशन से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये सब चीजें रियलाइज हो कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां की। कल को आपका कोई भाई बहन, आपका कोई ब्रदर सिस्टर भी अगर वो गलती करना चाहे तो आप उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई अगर जो गलती मैंने की है तू ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलतियां रियलाइज करने का भी कुछ ना कुछ मोटिव है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल में हम करेंगे बट नाउ व्हाट वी डू। देखो बच्चों, अगर आपकी अब 11th बर्बाद हो चुकी है, अब हमारा फोकस होना चाहिए सबसे पहले किसके ऊपर, हमारे 12th के ऊपर। क्योंकि 12th के अंदर हमारे पास क्या है, देखो बच्चों 12th हमारे पास क्या है, बोर्ड की है, बोर्ड एग्जाम है। तो हमें किसी भी हर हालत में, हर कंडीशन के अंदर अपने 12th को क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो बच्चे ड्रॉपर्स बैच है उनको भी बता दूंगा, लेकिन जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं तो अभी अपना स्टेबल सीधा सीधा फोकस जो अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर रखो। तो सर 11th का क्या करें उसका भी बताता हूँ। तो जो बच्चे अभी 11th से 12th में जाने वाले हैं तो उनको सबसे पहले करना क्या है, ये 3 कंडीशन आपको सबसे पहले जो है फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से 3 कंडीशन समझना। नाउ यू स्पेंड मोस्टली टाइम ऑन 12th बोर्ड। जो बच्चे तो यहाँ तक 12th बोर्ड ऑलरेडी देने वाले हैं, ठीक है, या फिर आगे बच्चे जो अभी 11th से 12th जाने वाले हैं, दोनों बच्चों को ये जो रेड लिखा हुआ है रेड कलर में, ये दोनों ही बच्चों को फॉलो करना है कि आपको जो मैक्सिमम टाइम है वो 12th बोर्ड्स के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। इससे एक तो आपके 12th जो बोर्ड्स हैं वो अच्छे से गुड मार्क्स के साथ आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा आपकी 12th जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वो उसका सीधा सीधा बेनिफिट आपका 11th को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने अपना फोकस सीधा सीधा क्या करना है, 12th बोर्ड्स के ऊपर अपना सीधा सीधा फोकस करना है। दूसरी
फाइंड द डेली 2 आवर, कम से कम दिन के आपने 2 घंटे जो अपने निकाल कर वो अपनी 11th को देने हैं। जो बच्चे अभी 12th में हैं या फिर 12th में जाने वाले हैं, दोनों ही बच्चों को क्या करना है, अपने दिन के 2 घंटे जो है वो अपने निकाल के अपने 11th को देने ही देने हैं मिनिमम। आप 1.5 आवर भी देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई भी डे जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। डेली आपने इतना टाइम तो अपनी 11th को देना ही देना है। एंड द थर्ड कंडीशन इज ट्राई टू कंप्लीट योर 12th सिलेबस इन दिसंबर। और आपने हमेशा क्या कोशिश करनी है कि आपका जो 12th का सिलेबस है वो मोस्टली, ठीक है, 99.9% ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए टिल दिसंबर तक। इससे आपकी क्या हो जाएगी, 12th स्ट्रांग हो जाएगी और साथ में आपको 11th के लिए भी आपका जो बैकअप जो आपकी लगी हुई है उसको क्लियर करने का आपके पास जो टाइम भी बच जाएगा। तो इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मेन कंडीशन है कि ये 3 कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये 3 कंडीशन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना कैसे है, क्योंकि बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे समझो कि आपको करना क्या है। दिसंबर के बाद अगर जिन बच्चों की 11th वीक है या फिर जो बच्चे अभी 12th बोर्ड में है, तो ऑलमोस्ट आपका हमारे पास दिसंबर चल रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो। तो अभी आप क्या करो, सॉल्व द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही अपने क्लियर करो, सॉल्व करो, जितने ज्यादा अपने मॉक टेस्ट क्लियर कर सकते हो, इससे आपकी 11th और 12th दोनों ही पास हो जाओगे। दोनों ही पास, आपकी दोनों ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आप 11th को टाइम नहीं दे पाए हो, जो तो बच्चे अभी 12th से में जाने वाले हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि आप डेली 2 घंटे दो, लेकिन जो बच्चे अभी ऑलरेडी 12th में हैं अब उनको क्या करना है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने मॉक टेस्ट क्लियर करने हैं। 12th का सिलेबस मैंने आपको बोल दिया ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर लो, लेकिन जो 11th का सिलेबस आपका पेंडिंग बचा है वो आप किसके थ्रू आपको सॉल्व करना है, वो आपको सॉल्व करना है अपने मॉक टेस्ट के थ्रू। डेली जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे उसके अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 11th के क्वेश्चन भी होते हैं, 12th के क्वेश्चन भी होते हैं। तो 12th का बेस तो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही है, तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते जाओगे तो उसके साथ साथ आपका 11th का जो बेस है वो भी आपका क्लियर होता जाएगा और आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बट एक्चुअल में ये जो मैंने 3 कंडीशन जितने भी बच्चों को बताई हैं, इसको फॉलो करने में, एग्जीक्यूट करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं आती, चाहे आप बेशक टॉपर हो, चाहे आप बैक बेंचर हो, चाहे आप एक एवरेज बच्चे हो, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करना है ये सब चीजें अब आपके हाथ में। और ये चीज जो आपके हाथ में, इसको सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा, सामने वाला, कोई पेरेंट्स आपका, कोई गार्डियन, कोई भी अदर पर्सन इसको ठीक नहीं कर सकता। द मेन रीजन कि आप इस डिस्ट्रैक्शन से लड़ते कैसे हो। अब लड़ने की टेक्निक जो है वो अब आपके हाथ में, आपके पास है। सबसे पहले आप अपने आप को फाइंड आउट करो कि आपको किस चीज से जो है डिस्ट्रैक्शन हो रही है। वो डिस्ट्रैक्शन आपको हो भी रही है, नहीं भी हो रही, अगर हो रही है तो वो किस चीज से हो रही है, या फिर ये सिर्फ आपका वहम है। अगर जिस चीज से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है उस चीज को एनालाइज करो कि भाई मुझे इस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझे इस चीज का क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। वो फिर आपका फोन भी हो सकता है, आपके कोई सोशल मीडिया एप्स भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझे इस से डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना है, खुद को हटना है। क्या फायदा आपके फोन में इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, किस काम के हैं वो बताओ। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अपना सोशल मीडिया यूज करना है, आप व्हाट्सएप यूज करो जिसमें आपके नोट्स ट्रांसफर होते हैं, आते जाते हैं। टेलीग्राम यूज करो। इंस्टाग्राम पे क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों स्नैपचैट पे लोगों की फोटोज, तस्वीरें, स्टिक देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन हर इंसान को आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी चाबी भी अब आपके हाथ में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को एनालाइज करो कि भाई मुझे इस चीज से डिस्ट्रैक्शन आ रही है, मुझे इस चीज के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन आपने उस डिस्ट्रैक्शन की एनालाइज कर लिया और उसको सॉल्व करने का रीजन ढूंढ लिया, उसकी चाबी ढूंढ ली, डेफिनेटली बेट लगा लो उस दिन आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान जो है वो आपको नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ 2 चीजें और ऐसी बताने वाला हूं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 1 है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, दैट इज वो किसी भी चीज की रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। दूसरी चीज है, आपकी लाइफ में आपका कोई टारगेट या गोल होना चाहिए। इसमें आप, बहुत सारे बच्चों ने अपने टारगेट गोल रखे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने टारगेट गोल नहीं, गोल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे गोल्स रखे हुए हैं। अगर बहुत सारे गोल्स रखोगे ना तो लाइफ में कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर गोल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अपनी इंटेंशन होती है। अगर तुमने ये गोल भी रखा है तो ये तुम्हें उस तरफ खींचेगा, ये गोल भी रखा है तो ये तुम्हें इस तरफ खींचेगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई मैं इस तरफ जाऊं या फिर इस तरफ जाऊं। इसलिए लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही गोल रखना है अपनी लाइफ के अंदर, बाकी सारे गोल्स को रिमूव कर दो।
सिर्फ एक गोल अपनी लाइफ के अंदर रखना है और अपना 100% उसी गोल को अचीव करने के लिए आपको देना ही देना है, चाहे वो आपका IIT का सपना है, चाहे वो आपका एम्स का सपना है, चाहे वो आपका बोर्ड्स का सपना है। सिर्फ एक टारगेट और एक गोल ही अपनी अपनी लाइफ के अंदर क्या रखना है, अपने सामने रखना है। जब तक आपके सामने कोई टारगेट, कोई गोल नहीं होगा, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जितनी मर्जी चीज़ों को आप आजमा के देख लो, जितनी बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बना के देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी बड़ी चीज है रिवीजन। रिवीजन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे आपकी 11th बर्बाद है, चाहे आपकी 12th भी बर्बाद है, चाहे आपकी 10th भी बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डेली की रिवीजन आपने करनी ही करनी है। और रिवीजन करनी कैसे है, मान लो जैसे मैंने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो इस चैप्टर की बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि आज मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसकी रिवीजन मैं 15 दिन बाद या महीने बाद करूंगा जब मेरे 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मान लो मेरा आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो अगले दिन ही इसकी रिवीजन मारो, अगले दिन रिवीजन करो इसकी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं, रिवीजन नहीं करते, उसकी रिवीजन करेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन तक उसमें से आधा चैप्टर आपके माइंड से वॉश हो चुका होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगले दिन रिवीजन मारो, फिर उसी चैप्टर की रिवीजन 6 से 7 दिन बाद फिर से मारो, ताकि वो चीज आपके बाद पक्का हो जाए। एक महीने में कम से कम आपने 3 बार जो अपनी रिवीजन मारनी ही मारनी है सेम चैप्टर की। और हर काम में, चाहे वो 11th है, 12th है, एम्स में जाना है, IIT में जाना है, कहीं पे भी जाना है, अपना 100% दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो NTA की तरफ से, नीट की तरफ से, JEE से सारी अपडेट, कॉलेज काउंसलिंग, कौन से कॉलेज पे, ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इनकेस कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।